तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फैंग युआन अपनी आंखें खोलता है और वह देखता है कि वह 500 साल पहले पीछे आ गया है। वह अपने मन में सोचता है कि र्यूमर में कहा जाता है कि यहाँ एक टाइम की नदी है जो टाइम के फ्लो और सर्कुलेशन को सपोर्ट करती है, और स्प्रिंग ऑटम सिगाडा की पावर का यूज करके कोई व्यक्ति पीछे की ओर यात्रा कर सकता है और पास्ट में लौट सकता है। इस मिथिकल स्टोरी पे बहुत अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन फैंग युआन को यह एक्सपीरियंस कर चुका है। वो जानता है कि इस पावर का यूज करने के लिए किसी को अपने लाइफ के साथ पेमेंट करना होता है, अपने पूरे बॉडी और कल्टीवेशन को इसकी पावर के लिए ड्राइविंग फोर्स बनाना होता है। लेकिन वह इसके लिए रेडी था क्योंकि वह जानता है कि इसका आउटकम क्या होगा। वो सोचता है, शुरू से ही मैंने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड लोगों को मार दिया, हेवेंस को नाराज कर दिया और लोगों के अंदर बदले की भावना को भड़काया और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, और तब अंत में मैं इस गू को हासिल कर पाया, जिसको हासिल कर करके मैंने उसे रिफाइन किया। लेकिन अब मैं दोबारा से रिबॉर्न हो चुका हूँ और मैं अपने नए जीवन को स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। फैंग युआन आह भरते हुए सोचता है कि भले ही मैं रिबॉर्न हो गया हूँ, लेकिन स्प्रिंग ऑटम सिगाडा मेरे साथ नहीं आया। ह्यूमन सभी क्रिएचर में सबसे बड़े हैं। गू हेवेंस और अर्थ के इसेंस हैं। गू हजार तरह के शेप और साइज में आते हैं जो कि स्ट्रेंज और मिस्टीरियस हैं। उनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। कुछ गू एक बार या दो बार या तीन बार यूज करने के बाद कंप्लीटली डिसिपेट हो जाते हैं, और कुछ गू बार बार यूज किए जा सकते हैं अगर उनकी लिमिट का ध्यान रखा जाए। इसलिए यह पॉसिबल है कि स्प्रिंग ऑटम सिगाडा एक बार यूज करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए डिसअपियर हो गया हो। लेकिन अगर वो गायब हो गया है तो मैं फिर से उसे रिफाइन कर सकता हूँ। मैंने पिछले लाइफ में भी उसे रिफाइन किया था, तो इस लाइफ में भी मैं इसे कर सकता हूँ। यह सोचकर फैंग युआन का डिटर्मिनेशन और भी बढ़ जाता है। वह सोचता है कि रिबॉर्न होने की वजह से मैंने स्प्रिंग ऑटम सिगाडा खो दिया, लेकिन मैंने सब कुछ नहीं खोया है। उसके पास अभी भी एक प्रीशियस ट्रेजर है। यह प्रीशियस ट्रेजर वह 500 साल की मेमोरीज और एक्सपीरियंस थी। उसकी मेमोरीज में हजार तरह के ट्रेजर और प्रीशियस आइटम की जानकारी थी जो कि इस समय में किसी ने नहीं देखा होगा। सभी बड़े इवेंट और इंसिडेंट को वो इजीली समझ सकता है। अपनी मेमोरीज की वजह से उसे याद आता है कि हजारों फिगर थी जो कि हिडन लेवल के प्रीडिसेसर थे। कुछ जीनियस थे और कुछ ऐसे लोग भी थे जो अभी पैदा नहीं हुए थे, और 500 साल की लाइफ में वो पेनफुल कल्टीवेशन और रिच कॉम्बैट एक्सपीरियंस की मेमोरीज थी। इन सभी मेमोरीज और एक्सपीरियंस से मैं डेफिनेटली आने वाले अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकूंगा, जिससे मैं जल्द से जल्द पावरफुल बन सकूंगा और मैं अपनी पुरानी बाउंड्रीज को तोड़कर और आगे निकल सकता हूँ। यह सोच सोचकर फैंग युआन अपनी खिड़की के बाहर बारिश को देख रहा होता है और वह सोचता है कि 500 साल बहुत ही लंबा समय होता है। मुझे मेरी पूरी मेमोरीज नहीं मिली हैं। कुछ मेमोरीज अभी ऐसी भी हैं जो धुंधली हैं। सिर्फ मुझे कुछ हिडन ट्रेजर की लोकेशन ही याद है और कुछ स्पेशल इनकाउंटर। लेकिन मेन इशू यह था कि लोकेशन एक लंबी डिस्टेंस पर थी और उन्हें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पर एक्सेस करना पॉसिबल नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कल्टीवेशन। मैंने अभी तक अपने प्राइमल सी को नहीं खोला है। मैं अभी तक गू मास्टर बनने के राह पे नहीं चला हूँ। मैं अभी सिर्फ एक मोटर हूँ। मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन स्टार्ट करना होगा। मुझे इस वर्ल्ड की चीजों का अच्छे से एडवांटेज उठाकर मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना। उसे यह मालूम है कि कई हिडन लोकेशन ऐसे हैं जहां जब तक वह पावरफुल नहीं हो जाएगा, वहां जाना ऐसा है कि तुम एक गुल्फ के गुफे में जा रहे हो जहां सिर्फ तुम्हें मौत मिलेगी।
और कुछ नहीं। उसे अपने फाउंडेशन के लेवल को जल्दी से बढ़ाना है। अगर वह पिछले लाइफ की तरह स्लो रहे तो उसे अपने हाईएस्ट लेवल तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाए। वह सोचता है मैं अभी की स्टेट में कोई पावर या एबिलिटी नहीं रखता हूँ, जिसकी वजह से माउंटेन्स के बाहर ट्रेवल करना मेरे लिए बहुत ही खतरनाक होगा। जब तक मैं गू मास्टर के लेवल 3 को अचीव नहीं कर लेता तब तक मुझे इस माउंटेन पर ही रहना होगा। भले ही यह माउंटेन एक केज की तरह है, लेकिन इससे कुछ समय के लिए मेरी प्रोटेक्शन भी होगी। लकीली कल अवेकनिंग सेरेमनी है तो मैं गू मास्टर की ट्रेनिंग शुरू कर सकता हूँ। जब उसने अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में सोचा तो उसके दिल में पुराने मेमोरीज जो कि बहुत समय से दबी हुई थी वो फिर से जाग उठी और वह कहता है टैलेंट। हाँ, उसने अपनी आईज विंडोज के बाहर फोकस। इसी मोमेंट पर उसके रूम के डोर हल्के से खुली और एक यंग लड़का अंदर आया और उसने कहा, बड़े भाई तुम विंडो के पास बारिश में क्यों खड़े हो? लड़का थोड़ा पतला और फैंग युआन से थोड़ा छोटा। उसका फेस फैंग युआन से बहुत ही रिजेंबल करता था। जब फैंग युआन ने उस यंग मैन को देखा तो उसके फेस पर एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिखाई। उसने कहा, तुम हो, तुम मेरे ट्विन लिटिल ब्रदर। उसके एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। फैंग जैन ने अपने सर को नीचे किया और उसे ग्रीट किया। फैंग जैन ने कहा कि मैंने सोचा कि बड़े भाई ने अपने विंडो क्लोज नहीं किया तो मैं इसको आकर क्लोज कर देता हूँ। कल अवेकनिंग सेरेमनी है और अगर आप देर रात तक जागेंगे तो कल आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे, और अगर यह बात अंकल और आंटी को मालूम चली तो बहुत ज्यादा वरीड होंगे आपके बारे में। फैंग जैन को फैंग युआन की कोल्डनेस से कोई सरप्राइज नहीं हुई। जब से वो छोटा बच्चा था उसके ओल्डर ब्रदर हमेशा ऐसा ही था। कभी कभी वो सोचता था शायद एक जीनियस इसी तरह का होता है जो कोई ऑर्डिनरी पीपल से कुछ अलग होते हैं। भले ही उसका लुक अपने ओल्डर ब्रदर से सिमिलर था, लेकिन वह फील करता था कि वह अपने भाई के सामने एक ऑर्डिनरी बच्चे की तरह है जो सिर्फ अपने भाई के सामने एक छोटी सी चींटी हो। वो दोनों ही सेम टाइम पर बॉर्न हुए। जब भी वह बाहर निकलता है उसके हर तरफ जितने भी लोग होते हैं सिर्फ उसे यही कहते हैं कि उसका बड़ा भाई कितना समझदार है। यहाँ तक कि उसके आंटी और अंकल भी उसे हमेशा ये कहते हैं कि वह अपने ओल्डर ब्रदर से सीखे। कभी कभी जब वो अपने फेस को मिरर में देखता है तो उसे बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होता है। धीरे धीरे फैंग जैन की नफरत बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह नफरत अभी भी उसके दिल में दबी हुई थी। सीन चेंज होता है और हमें फैंग युआन को दिखाया जाता है जो अपनी आंटी और अंकल के बारे में सोचकर धीरे से स्माइल करता है। वह अभी भी क्लियरली रिमेम्बर कर सकता था कि कैसे उसके पेरेंट्स ने अपनी लाइफ एक क्लैन मिशन में खो दी थी जब वो सिर्फ 3 साल का था और उसका लिटिल ब्रदर और वो अनाथ हो गए थे। तब उसके आंट और अंकल ने उन दोनों को अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने चालाकी से उनके पेरेंट्स के इनहेरिटेंस को ग्रैब कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने उसके यंगर ब्रदर और उसके साथ बहुत से हार्श ट्रीटमेंट किया था। फैंग युआन ने ओरिजिनली प्लान किया था कि वह एक नॉर्मल पर्सन बनेगा, लेकिन उसकी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी जिसने फैंग युआन के पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी, जिस वजह से फैंग युआन को इस डेविल पाथ को चुनना पड़ा। फैंग युआन सोचता है कि प्रीवियस लाइफ में वह सिर्फ एक यूजलेस लड़का था जो कि अर्थ से इस दुनिया में ट्रैवल कर कर आया था। उसके पास अर्थ की पोयम के अलावा और कुछ भी नहीं था। वह सोचता है इन्हीं पोयम की वजह से उसकी लाइफ थोड़ी बहुत आसान हुई थी। लेकिन जब अवेकनिंग सेरेमनी का दिन आया तो उस दिन मेरा टैलेंट सिर्फ C ग्रेड का था और मेरे छोटे भाई का टैलेंट A ग्रेड का निकला।
जिस वजह से मेरी जितनी भी फेम थी मुझसे छीन ली गई और मेरी लाइफ बस से बदतर हो गई। मेरे आंट और अंकल ने मेरे छोटे भाई को अपना लिया और यहाँ तक कि क्लैन ने भी उसकी मदद की। उसके कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए उन्होंने उसे कई सारे रिसोर्सेज दिए, लेकिन मुझे उन सब से वंचित करके रखा। जब मेरा भाई एक ग्रेड के साथ अवेकन हुआ तो धीरे धीरे उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। उसने अंकल आंटी के साथ मिलकर मेरी लाइफ को बस से बदतर कर दिया। मेरी लाइफ के कल्टीवेशन को बहुत ही मुश्किल बना दी। सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। फेंग युआन के कमरे में एक नौकरानी आती है और कहती है, यंग मास्टर आप जाग गए हैं, मैं आपके लिए गर्म पानी तैयार कर देती हूँ। आज अवेकनिंग सेरेमनी है, आप जाके नहा लें। फेंग युआन हमें इस नौकरानी के बारे में बताता है। यह मेरी आंट और अंकल के द्वारा भेजी गई एक जासूस है जो मेरे और मेरे भाई पर हमेशा नज़र रखती है। इसका नाम कुइयर है और इसे इसकी माँ ने मैंस को सेड्यूस करने के हर एक तरीक़े को सिखा रखा है। प्रीवियस लाइफ में मैं बहुत ही बेवकूफ़ था जो इसके प्यार के झांसे में आ गया था, लेकिन जिस दिन मेरी अवेकनिंग सेरेमनी हुई उस दिन मेरा ग्रेड सी आया, जिसे देखकर इसने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। तभी वह नौकरानी फेंग युआन के पास आ जाती है और उसे कपड़े पहनाने लगती है और कपड़े पहनाते हुए कहती है, मास्टर क्या आपको मालूम है कि आपके बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं कि आपका टैलेंट ज़रूर एक ग्रेड का निकलेगा। यहाँ तक कि कुछ लड़कियाँ यह भी सोच रही हैं कि काश वह आपकी वाइफ बन सकें। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आपकी सर्वेंट हूँ। पता नहीं मुझसे कितनी ही लड़कियाँ होंगी जो जलती होंगी। और वह फेंग युआन के चेहरे पर हाथ लगाते हुए कहती है, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी सर्वेंट बनना चाहती हूँ। जो सुनकर फेंग युआन उसके हाथ को झटकते हुए मना कर देता है, जो देखकर वह लड़की सदमे में चली जाती है और कुछ न कहकर सिर्फ हाँ में मुंडी हिलाती है। और ये सारी चीज़ें फेंग झैंग दरवाजे के पीछे छुप कर देख रहा होता है। तभी वहाँ नैनी आ जाती है जो फेंग युआन से कहती है, मास्टर फेंग युआन, क्या मेरे द्वारा भेजी गई सर्वेंट आपका अच्छे से ख्याल नहीं रख रही है? यह सुनकर फेंग युआन उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने छोटे भाई से कहता है, चलो हमें चलना चाहिए। और वे सभी अवेकनिंग सेरेमनी के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई लोग दिखते हैं जो उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं, जो एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि वो आगे चल रहा लड़का वही है ना, फेंग युआन, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है। मुझे लगता है वो ज़रूर ही एक ग्रेड से अवेकन होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है, उसके पीछे चल रहा वो बंदा, वो वही लड़का है ना जो फेंग युआन के पीछे चल रहा है, वो उसका छोटा भाई है। र्यूमर शायद सही कहते थे, वह एक नंबर का नकारा है। ऐसे ही कई लोग फेंग झैन के बारे में बहुत ही बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं, जो सुनकर फेंग युआन को मन ही मन बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। थोड़ी देर में वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां अवेकनिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी। वहां हमें एक एल्डर दिखाया जाता है। तभी वहां एक एल्डर आ जाता है जो उन सभी से कहता है, बहुत अच्छे, तुम सभी आ चुके हो। यह एकेडमी का एल्डर होता है जिसका नाम गु युए सी होता है। वह उन सभी से कहता है, तुम सभी मुझे फॉलो करो, और वह उन सभी को एक केव में ले जाता है। करीब 100 साल पहले हमारा गुयू क्लैन मिडिल प्लेन से माइग्रेट होकर साउथर्न बॉर्डर के इस माउंटेन पर आ गया, माउंटेन पर आकर स्थित हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ इस अंडरग्राउंड केव में हमें एक स्पिरिट स्प्रिंग का पॉन्ड मिला था, जो कि कोई खजाने से कम नहीं। यह कहा जा सकता है कि हमारा क्लैन का फाउंडेशन ही यही है, क्योंकि यह स्पिरिट स्प्रिंग लार्ज नंबर में फंडामेंटल स्टोन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे कल्टीवेशन को बढ़ाने में हमें बहुत ही मदद करता है। खासकर गु मास्टर को तो इन स्पिरिचुअल स्टोन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनना।
कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम चाहे जहां जाओ, लेकिन रिसोर्सेस को हमेशा प्रायोरिटी देना। तभी वो लोग चलते चलते एक जगह पर आ पहुंचते हैं जहां आकर कई सारे बच्चे बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और फैंग युआन कहता है, फाइनली हम यहाँ आ गए हैं। तभी उनमें से कोई कहता है कि यह तो मून ऑर्चिड फ्लावर का सी है, यही से हमारे कल्टीवेशन की शुरुआत होती है। यह मून ऑर्चिड फ्लावर कू के लिए फूड का काम आता है। यही बातें उन सभी बच्चों के बीच में हो ही रही होती है कि तभी वहां क्लैन हेड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्डर गुयोएसी के साथ साथ सारे बच्चे उन्हें ग्रीट करते हैं। क्लैन हेड कहते हैं कि हमें सेरेमनी स्टार्ट करनी चाहिए। यही सीन दिखाते ही यह एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं कल